धन्यवाद सभापति जी। रेलवे की अनुदान मांग पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, आभारी हूं। मैं इस मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं भारतीय रेल का एक छोटा सा परिचय सदन के माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूं। भारतीय रेल 69,000 रूट किलोमीटर की क्षमता वाला दुनिया का चौथा बड़ा नेटवर्क है। साथ साथ सालाना 1 लाख टन से अधिक माल ढुलाई करने वाले देशों के चुनिंदा क्लब में भी भारतीय रेल है। इसके अतिरिक्त यात्री सेवा के क्षेत्र में जापान के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारतीय रेल प्रतिदिन औसतन 2 करोड़ लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। ये भारतीय रेल का एक छोटा सा परिचय है। अपने लगभग 1 शतक के गौरवशाली सफर में रेलवे ने कई ऊंचाइयों को छुआ है। इस वर्ष हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के मार्गदर्शन में रेल के लिए जो डिमांड सदन के सामने रखा गया है, उसके तहत मैं बताना चाहूंगा, इस वर्ष 2,15,058 करोड़ रुपए के साथ अब तक के सर्वाधिक योजनागत व्यय, जिसमें अतिरिक्त बजट संबंधी संसाधनों से 1,02,058 करोड़ रुपए, पूंजीगत व्यय आवंटन से 1,07,100 करोड़ रुपए और आंतरिक स्रोतों से 7,500 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो अपने विस्तार की नई उड़ान भरने के लिए व्याकुल है। महोदय, 2 करोड़ लोगों को यात्राएं कराने वाला रेल ने खुद बहुत यातनाएं भी सही हैं। अभी तक जब 2016 से पहले, मैं तो 22 साल से बीच के कुछ कालखंड को छोड़ दिया जाए तो मैं इस सदन का सदस्य रहा हूं, और मैं देखता था कि किस प्रकार रेल बजट की प्रतीक्षा न केवल इस सदन के सदस्यों को बल्कि देश को होती थी। घोषणाएं बहुत होती थी, लंबी चौड़ी घोषणाएं होती थी, हवाई घोषणाएं होती थी। अखबारों में, मीडिया के माध्यम से इस राज्य को ये मिला, उस राज्य को ये मिला, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन जब बात जमीन पे होती थी, बात उनके क्रियान्वयन की होती थी, बात उन योजनाओं के पूरा होने की होती थी, तो नतीजा बड़ा निराशाजनक होता था। लेकिन अब वो बात नहीं है, वो दौर चला गया, वो समय बदल गया। अब घोषणाओं का इंतजार नहीं होता, बल्कि जमीन पर काम होता है मोदी जी के नेतृत्व में और गोयल जी के सफल संचालन में। रेलवे संबंधी एक समिति की बैठक में भाग लेने का मौका मुझे मिला था, और जब हम लोगों ने पूछा कि रेलवे की कितनी परियोजनाएं हैं और उनको पूरा करने के लिए धन कितना चाहिए, समय कितना लगेगा, तो रेलवे के अधिकारियों ने कहा था कि वर्तमान में जितनी परियोजनाएं घोषित हैं उनको पूरा करने के लिए एक नहीं कई लाख करोड़ रुपए लगेंगे, और समय तो हम लोग बता ही नहीं सकते। लेकिन अब वो नहीं होता, अब घोषणाएं नहीं होती, काम होता है, वो समय के अंदर पूरा होता है। महोदय, मैंने कहा रेलवे ने बहुत यातनाएं सही अपने पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए रेलवे को इक्विपमेंट के रूप में, हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया गया, और इसके कई उदाहरण मैं बताऊंगा भी। मुझे याद है
जब मान्यवर अटल जी की सरकार इस देश के अंदर थी, रेलवे में सुरक्षा के लिए एक्सीडेंट न हो इसके लिए ट्रैक की मजबूतीकरण के लिए अलग से एक फंड बनाया गया था जिसे रेलवे सेफ्टी फंड कहते थे संभवतः, और लगभग 5,000 करोड़ रुपए उसमें जमा हुए थे और उसके तहत देश भर में रेलवे ट्रैकों को मजबूत करने का काम हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक महोदय रेल मंत्री बने और रेलवे के इतिहास में पहली बार संभवतः ऐसा हुआ होगा कि मालगाड़ियों में ओवरलोडिंग होने लगी। जिस तरह से रोड में ट्रक्स में ओवरलोडिंग होते हैं और सड़कें खराब होती हैं, उस तरह से रेलवे में भी ओवरलोडिंग होने लगा और उस पर तुक्का ये कि कहा गया कि रेलवे मुनाफा कमा रहा है। ट्रैक क्षतिग्रस्त हो रहे थे, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ रही थी, एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे थे, इसकी चिंता लोगों को नहीं थी। लोग इसमें वाहवाही लूट रहे थे कि रेलवे मुनाफा कमा रहा है, लेकिन आगे क्या होगा इसकी चिंता वैसे लोगों को नहीं थी। इसीलिए मैंने कहा कि रेलवे को हथियार बनाया गया, रेलवे का दुरुपयोग किया गया अपने पॉलिटिकल एजेंडे को साधने के लिए। महोदय, और ये बात तब की है जब आज बिहार के मुख्यमंत्री और उस समय देश के रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी हुआ करते थे, अटल जी की सरकार थी। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजादी मिलने के बाद पहला रेल बजट जब श्री जॉन मथाई जी ने पेश किया था आजाद भारत का, उस समय कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए मात्र 46.72 करोड़ रुपए रखे गए थे। बाद में ये बढ़ते बढ़ते 2013-14 तक आते आते 63,363 करोड़ रुपए हुए। 46 करोड़ 72 लाख से 13-14 तक 63,363 करोड़ तक हुआ। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने 2021-22 के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो पूरे देश में रेल संरचना के विकास और विस्तार योजनाओं पर व्यय होगा। यह राशि पिछले बजट वर्ष अनुदान की तुलना में 53% अधिक है। महोदय, सभापति जी, रेलवे बजट को एक अलग तारीख में पेश करने की परंपरा थी। वर्ष 1924 में अंग्रेजों के द्वारा सरकारी राजस्व के प्रमुख अंश के रूप में हुई थी और देश का सकल घरेलू उत्पाद रेलवे से प्राप्त राजस्व पर काफी निर्भर था। तब से रेल बजट को अलग पेश किए जाने की एक परंपरा रही। आज से 22 साल पूर्व जब मैं इस सदन में पहली बार आया और उससे लेकर 2016 तक ये परंपरा रही। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन के इस ब्रिटिश सरकार की परंपरा को, इस औपनिवेशवाद को हमारी सरकार ने समाप्त किया और रेल बजट को अलग नहीं करके आम बजट के अंदर इसे समाहित किया और इसका अच्छा असर भी हुआ है। इसीलिए आज मैं कह रहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में 53% की बढ़ोतरी हुई। महोदय, वैसे मेरे पास पूरे आंकड़े हैं कि किन किन प्रदेशों में रेलवे की विकास के लिए, रेल की सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए कितनी कितनी राशि खर्च हुई, कितनी राशि आवंटित है और कौन कौन सी परियोजनाएं इसके तहत ली गई हैं। लेकिन शायद आपके पास समय का अभाव होगा, इसलिए उतना विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा
कि हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसके तहत किसी भी एक क्षेत्र को रेलवे ने अपनी तरफ से अनदेखी नहीं किया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, उत्तर पूर्व के राज्य हो, दक्षिण के राज्य हो, या पूर्वी हो या मध्य भारत का राज्य हो। सब तरफ आवश्यकता के अनुसार बराबरी के भाव के तहत, समभाव के तहत रेलवे ने जहां जरूरत थी, जम्मू कश्मीर में जम्मू तक पहले ट्रैक हुआ करता था, हम लोग भी जाया करते थे वैष्णो माता के दर्शन के लिए, तो रेलगाड़ी जम्मू तक ही जाती थी। उत्तर पूर्व के लोगों ने रेलवे का नाम ही सुना होगा, रेलगाड़ी नहीं देखी थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज ये सब कुछ संभव हो रहा है। अभी हमारे कामत जी कह रहे थे बिहार के संदर्भ में 87 साल पहले वो पुल क्षतिग्रस्त हुआ जब यहां अंग्रेजों का राज था। माननीय अटल जी ने उसका शिलान्यास किया। अभी अभी मैं आभारी हूं माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी का कि वहां टेस्टिंग की कार्रवाई पूरी हो गई। गाजे बाजे के साथ निर्मली स्टेशन पर लोगों ने रेल का स्वागत किया और एक उम्मीद जगी, और उम्मीद नहीं जगी, अब ये उम्मीद पूरा होता दिख रहा है उनको कि अब हम लोग भी रेल की यात्रा कर सकेंगे। जहां जिला मुख्यालय जाने के लिए 200 किलोमीटर से अधिक लोगों को यात्रा करना पड़ता था, अब आधे घंटे में अपने जिला मुख्यालय वो लोग पहुंच सकेंगे। ये मोदी जी के नेतृत्व और पीयूष गोयल जी के सफल संचालन का परिणाम है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा महोदय कि विस्तार में हर राज्य की योजनाएं मैं यहां नहीं रख सकता, आप घंटी बजा देंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, बंगाल के विषय में कहना चाहूंगा महोदय, बजाएंगे लेकिन बंगाल के विषय में कहना चाहूंगा, बंगाल से एक नहीं कई रेल मंत्री हुए, और वो भी रेल मंत्री हुई बंगाल से जो भी वहां की मुख्यमंत्री है, और उन्होंने कई बड़ी बड़ी घोषणाएं और के लिए नहीं, बंगाल के लिए किया। लेकिन उसकी दशा और दुर्दशा क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा महोदय। एक नहीं 3 बड़ी बड़ी परियोजनाओं की घोषणा उन्होंने बंगाल के लिए की, लेकिन बंगाल के लोगों के साथ भी कितना बड़ा धोखा हुआ ये उदाहरण के साथ मैं बताना चाहता हूं। जबकि हमारी सरकार ने, मैं पहले अपनी सरकार की उपलब्धि बता लूं, उसके बाद मैं उनकी जो कमियां हैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। हमारी सरकार ने 6,633 करोड़ रुपए आवंटन के साथ बंगाल में रेल की सुविधा बढ़ाने और रेल परियोजनाओं को पूरा करने में सबसे अधिक परिव्यय किया है। 2009 से 14 के बीच बंगाल में आवंटित औसत राशि का 2.5 गुना है। अभी हमारी सरकार ने जितना पैसा बंगाल में रेल के विकास के लिए दिया है वो पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल से 2.5 गुना अधिक। पश्चिम बंगाल में स्थिति यह है महोदय, और बड़े आश्चर्य की, और ये आश्चर्य का विषय केवल नहीं है बल्कि निराशा का विषय है कि एक नहीं 3 बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई। बंगाल से इतने रेल मंत्री होने के बावजूद वहां के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 45 सालों से लंबित हैं, और इसका कारण इच्छा शक्ति का अभाव, राज्य सरकार के द्वारा जमीन का आवंटन नहीं किया जाना या जमीन रेलवे को मुहैया नहीं कराया जाना, और जबकि कहा यह जाता है कि बंगाल में हमने ये किया वो किया। मैं बताना चाहूंगा जिस समय ये घोषणाएं हुई थी करीब करीब ठीक उसी समय बिहार में हमारे जिले में, उस समय 12वीं लोकसभा का जब मैं सदस्य था तो ये इलाका मेरे ही संसदीय क्षेत्र में आता था और मैं वहां का प्रतिनिधित्व कर रहा था। औरंगाबाद जिले में, बिहार के औरंगाबाद जिले में नबीनगर में
रेलवे ने एक बिजली घर लगाने का ऐलान किया, घोषणा हुई। आज स्थिति यह है कि वहां कब की परियोजना लग गई, बिजली का उत्पादन हो रहा है। रेलवे को बिजली के साथ साथ उस थर्मल पावर प्लांट से होने वाली आमदनी, राजस्व भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में आद्रा पुरुलिया पावर प्रोजेक्ट घोषित हुआ इसी सदन में। आज वो वहां की मुख्यमंत्री है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है जमीन पर। स्थिति क्या है, शायद मंत्री जी बताएं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जलपाईगुड़ी में एक्सल फैक्ट्री की घोषणा हुई, उसका कहीं कोई अता पता नहीं है क्या हुआ। और तीसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, बंगाल के लोगों से वादा खिलाफी का, झूठी घोषणाओं का, हवाई घोषणाओं का। कचरापाड़ा में 20,000 करोड़ की लागत से ईएमयू मेमू कोचों के निर्माण की घोषणा अनिश्चित काल से लटकी पड़ी है। ये तीन बड़ी बड़ी घोषणाएं उस समय तो सुनते बड़ा अच्छा लगता है, बंगाल को ये मिला, बंगाल को वो मिला, दीदी ने ये दिया वो दिया। लेकिन स्थिति क्या है, उत्तर से लेकर दक्षिण बंगाल तक के लोगों को ठगा गया और इसी का नतीजा आज बंगाल की स्थिति क्या है, वो देश से छुपा हुआ नहीं है। महोदय, मैं रेलवे की इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा। जी, पर गाड़ी लगवाई है। समाप्ति से 5 मिनट पहले आप मुझे आगाह कर दीजिएगा, इसलिए कि मेरे क्षेत्र से संबंधित जो मांगे हैं उसको मैं रखने में असमर्थ ना हो जाऊं। अब मैं कोविड की चर्चा करना चाहूंगा। कोविड में रेलवे ने ऐतिहासिक काम किया। उस वैश्विक महामारी के समय में जब सारा देश, सारी दुनिया डरी हुई थी, रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति झोंकी, अपने डॉक्टरों को लगाया, अपने कोचेस को कोरोना सेंटर के रूप में विकसित करके लोगों को मदद की। साथ साथ रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए और इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 63 लाख से अधिक लोग अपने गांव घर को पहुंच सके, अपने परिवार से मिल सके। जिसमें 1 मई 2020 से जब ये श्रमिक ट्रेन चलना शुरू हुई तो अकेले उत्तर प्रदेश के लिए 1726 ट्रेन, महोदय बस 2-4 मिनट और दे दीजिए, समाप्त कीजिए। बिहार के लिए 1627 ट्रेनें चलाई गईं और 23 राज्यों में 63 लाख से अधिक लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया गया। इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा, दानापुर रेलवे स्टेशन पर वैसे लोगों के लिए भोजन के कुल 22,79,000 पैकेट प्रदान किए गए और 28,75,000 पानी की बोतलें लोगों को मुहैया कराया गया। इसी तरह पश्चिम रेलवे ने भी कम काम नहीं किया है। पश्चिम रेलवे ने IRCTC के माध्यम से भोजन के लगभग 1.25 करोड़ पैकेट और पानी की 1.5 करोड़ बोतलें वितरित की। महोदय, इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि मेरे स्टेशन अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन पे उस दौरान 93 गाड़ियां आई और हर गाड़ी के हर एक यात्री को, जो बाहर से आने वाले लोग थे, उनको मैंने अपनी तरफ से, चाहे वो ट्रेन 12 बजे रात में आई हो, 2 बजे रात में आई हो, 4 बजे सुबह में आई हो, गरम खाना का लंच पैकेट हर एक यात्री को दिया और पानी दिया। लगभग 60 से 70 हजार लोगों को, चूंकि 93 ट्रेनें आई थी, मैंने अपनी तरफ से ये व्यवस्था की थी। अब मैं जरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हमारे इलाके से होकर गुजरता है, अभी हाल में माननीय रेल मंत्री जी ने जो घोषणा की है, उसमें बिहार के औरंगाबाद जिले के सोन नगर से झारखंड के गोमो तक के सेक्शन को पूरा करने के लिए कई हजार करोड़ रुपए प्रावधान किया। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन ये बताना चाहूंगा कि 2006 में जब यूपीए की सरकार थी
तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना स्वीकृत हुई। पहला टेंडर अवार्ड करने में, पहला टेंडर घोषित करने में, देने में इन लोगों को 7 साल लगे। 2013 में पहला टेंडर आवंटित हुआ। इनके काम की गति क्या है, ये कैसे काम करते हैं। लेकिन अब हम लोगों को उम्मीद हो गई है 20 कि मिनट हो चुके हैं जरा जी 20 मिनट हो चुके हैं बोलते हुए आपको, प्लीज। हमको तो लग रहा है कि 5 मिनट हो गए हैं। अच्छा, तो बस आपका आदेश मान्य होगा। लेकिन अब हम लोगों को ये उम्मीद है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, चाहे वो दिल्ली से दानकुनी का हो या दिल्ली से मुंबई का हो, दोनों बहुत जल्द पूरा होगा और देश के लोगों को माल ढुलाई की सुविधा अच्छी से अच्छी मिल सकेगी। अभी हाल में एक बड़ा उल्लेखनीय काम हुआ है। पहले मालगाड़ियों की जो स्पीड थी वो 23 से 24 किलोमीटर प्रति घंटे ही थी। हमारी सरकार ने उस स्पीड को दुगना किया, वो 46 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ है, जिससे लोगों का सामान कम से कम समय में, यानी आधे से समय में पहुंचेगा। वो सस्ता भी होगा, खराब भी नहीं होगा। ऐसे ही हमारी सरकार ने किसान रेल भी चलाना शुरू किया है। किसानों का उपज अच्छे दाम पर दूसरे बाजारों में, जैसे अहमदाबाद से रेल चली और वो पटने तक आई, तो अहमदाबाद के लोगों का सामान बिहार, बिहार के लोगों का सामान कृषि उपज गुजरात, अच्छा दाम मिलता है। जो चीज यहां नहीं मिलती वो मिलता है। इस तरह से लोगों को ये सुविधा हमारी सरकार ने दिया है। महोदय, उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर के विषय में जो काम हुए हैं, हमारे साथी वहां के जब बोलेंगे तो उसमें विस्तार से बात को रखेंगे, चूंकि आपके पास समय की कमी है। लेकिन मैं बिहार के संदर्भ में कुछ बात आपसे रखना चाहूंगा। महोदय, बिहार में पटना से गुवाहाटी के लिए पहले 12-12 घंटे लगते थे यात्रा में, लेकिन जिस तरह से हाई स्पीड ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है हमारी सरकार ने, अब ये दूरी 5 से 6 घंटे में पूरी होगी। उसी तरह से पटना से वाराणसी, जो अभी 6 घंटे लगते हैं, मात्र 2 घंटे में बिहार के लोग पटना से वाराणसी तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं रेल मंत्री जी का। और 1-2 बात और बताना चाहूंगा। पहले प्लीज कंक्लूड सुशील जी। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात मैं रख दे रहा हूं महोदय। हाँ, जरा जल्दी से पूरा कीजिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेलवे का नेटवर्क है, ग्रैंड कॉर्ड लाइन के दोनों तरफ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जो काम करता है उम्मीद उसी से होती है, अपेक्षा उसी से रहती है। और जो निकम्मा है उससे तो कोई अपेक्षा ही नहीं रखते लोग, उम्मीद ही नहीं रखते लोग। इसीलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को ये बताना चाहता हूं कि रामकृपाल जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने भी इस बात को बड़ी मजबूती से रखा है। बिहटा से औरंगाबाद लगभग 127 या 123 किलोमीटर की रेल लाइन है। घोषणा हो गई, सर्वे हो गया और सर्वे की स्वीकृति मिल गई, लेकिन उसमें बजट में काफी कम राशि का उपबंध किया जाता है, जिससे वो काम शुरू नहीं हो पाता। इतनी राशि दे कि कम से कम आधी नहीं तो 1/4 तक भी रेल लाइन बन सके। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 साल में भी पूरा कर दें, लेकिन इसको प्राथमिकता के आधार पर लें, ताकि वहां के लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक रेल को देखा है, केवल चढ़े भी हैं लेकिन उस इलाके से रेल नहीं गुजरती, पिछड़ा इलाका है, गरीब इलाका है, उग्रवादी क्षेत्र है, वहां रेल लाइन का निर्माण करना चाहिए। दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि कोरोना के कारण बहुत ट्रेनें बंद हुई। 13 जोड़ी गाड़ी चलाने का निर्णय, जो गाड़ियां बंद थी, अभी हमारे ईसीआर ने लिया है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने, हाजीपुर। लेकिन पता नहीं, मंशा तो खराब नहीं होगी, मैं ऐसा नहीं समझता, लेकिन कहीं न कोई अनदेखी हुई, कोई कमी रही कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से लेकर गया तक का जो रेल खंड है, ग्रैंड कॉर्ड सेक्शन, इन 13 जोड़ी गाड़ियों में इस इलाके के लिए गया से लेकर डीडीयू जंक्शन तक एक गाड़ी भी, जो गाड़ियां चलती थी, बस समाप्ति कर रहा हूं, नहीं शुरू की गई। इसलिए मैं कहना चाहूंगा रेल मंत्री जी के माध्यम को कि ये जो गाड़ियां हमारे इलाके की ग्रैंड कॉर्ड सेक्शन, जीसी सेक्शन में पहले चलती थी, उनको चलाया जाना चाहिए। महोदय, एक बहुत पुरानी मांग है, औरंगाबाद से देव, मदनपुर, डुमरिया, इमामगंज या बगल का प्रखंड है बांके बाजार होते हुए चतरा तक रेल लाइन की मांग बहुत पुरानी है। लोग आंदोलन कर रहे हैं,
मैं भी इस मांग का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इस रेल लाइन के सर्वे की स्वीकृति, कम से कम सर्वे का काम शुरू कराएं और सर्वे में यदि बात ये आती है कि यहाँ रेल का निर्माण होना चाहिए, जरूरी है, तो फिर रेल निर्माण का काम होना चाहिए। महोदय, बातें तो बहुत थी, लेकिन आपके पास समय का अभाव है, इसलिए 26 मिनट हो चुके हैं जी, 26 मिनट। तो बस जरा प्लीज देखिए, सभी समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। प्लीज महोदय, एक मिनट और दे दीजिए। महाबोधि एक्सप्रेस गया से दिल्ली के बीच में चलती, अभी वो मात्र 4 ही दिन चल रही है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि अब तो लोग यात्रा को शुरू कर दिया, आना जाना अपने काम के सिलसिले में। अब वो गाड़ी 4 ही दिन चल रही है, हमसे रोज लोग डिमांड कर रहे हैं कि वो गाड़ी, और जब 4 दिन भी चल रही है तो जिन स्टेशनों पर वो गाड़ी रुकती थी, रफीगंज, वहां नहीं रुक रही है, वहां रुकनी चाहिए। और जिन स्टेशनों पर जो गाड़ियां पहले रुकती थी वहां उनको रुकना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे बिहार में 12,000 हॉर्स पावर का बिजली का रेल इंजन बनना शुरू हो गया है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है और हमारे बिहार के लिए, साथ साथ रेलवे के लिए गर्व का विषय है। बस मैं समाप्त कर रहा हूं महोदय, बस अंतिम बात कह के, पूरी धरा भी साथ दे तो, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव भी चल रहे हैं, एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। ठीक है, धन्यवाद रेड्डी साहब।